हाँ जी, तो फिर हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं भी आपके लिए दो ग्राफ बनाऊंगा। दिस इज y एक्सिस और ये हम बना रहे हैं x एक्सिस। ओके, तो ये x एक्सिस है और ये दोनों की y एक्सिस है। अब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं और आप बताना, मतलब देखना है किसका ग्राफ है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये ग्राफ हम पहले वर्क कर चुके हैं। ओके, इसको देख के आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि हमारा चैप्टर लॉग है, लेकिन ये जो ग्राफ है ये लॉग का ग्राफ नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है। और मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम एंटी लॉग बोलते हैं। और एंटी लॉग क्यों? क्योंकि इसका इनवर्स लॉग है और ये लॉग का इनवर्स है। मतलब ये किस चीज का ग्राफ है? y इक्वल टू a के पावर x का। एक बार फिर से अच्छे से लिख देते हैं आइडिया क्लियर हो जाने के लिए। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है y इज इक्वल टू a के पावर x का। बट सवाल है ये ग्राफ ऐसा ही क्यों बन रहा है? क्योंकि हम पहले के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब जीरो के राइट में है, और 1 भी नहीं हो सकता, मतलब बेस हो सकता 0 और 1 के बीच में या 1 के उस पार। तो मैं यहाँ क्लियर कट लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में, ये जो बेस है वो 1 से बड़ा है। और आप अपने मन में, मैंने पहले भी बताया था, इसको कोई भी नंबर मान लो 2, तो 2 का पावर 0 इज 1। मतलब इस पॉइंट का नाम क्या है, जो कि हम पहले के वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, 0,1। आप चाहो तो मैं लिख दूंगा थोड़ी देर बाद 0,1। 1 डालेंगे तो 2 का पावर 1 2, 2 डालेंगे 2 का पावर 2 4। ये सब आप समझ गए। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है और इसकी डोमेन क्या है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। आई स्टिल रिपीट, डोमेन क्या है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। और डोमेन क्या है? डोमेन वो है जो हम उस फंक्शन की इनपुट में दे सकते हैं। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन क्या है? ऑल रियल। ऑल रियल मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। और रेंज क्या है वो देख चुके हैं। रेंज क्या है? रेंज है एक्स एक्सिस से ऊपर, मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है? वाई कोऑर्डिनेट है 0 प्लस, तो 0 प्लस से लेके इंफिनिटी, मतलब इसकी रेंज है r प्लस। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है, राइट। और फिर हमने ये ग्राफ प्लॉट किया। ऑफ कोर्स ये कांस्टेंट नहीं हो रहा है, धीरे 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 बढ़ रहा है, धीरे धीरे। सो कहने का मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये उसका इनवर्स फंक्शन है, और इसका नाम क्या है? y इज इक्वल टू लॉग x, मतलब लॉग किसका? x का, और बेस a। बट यहां पर भी वही है, इसका जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 है। ये हम पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये उसका लॉगरिथमिक फंक्शन है, मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। कैसे? देख लीजिए, माइनस इंफिनिटी पे, मतलब x एक्सट्रीम लेफ्ट में है, माइनस इंफिनिटी पे मिल रहा है 0 प्लस, इसलिए 0 प्लस पे ये मिल रहा है माइनस इंफिनिटी। यहाँ इस पॉइंट का नाम क्या है? 0,1। अभी लिख देंगे तो इस पॉइंट का नाम है 1,0। इंफिनिटी पे प्लस इंफिनिटी, तो इंफिनिटी पे प्लस इंफिनिटी। डन। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ और उसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ जो कि लॉगरिथमिक है। और हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये लॉग है, ये x है, ये बेस a है। a पॉजिटिव होगा, a कभी 0 नहीं हो सकता, पॉजिटिव है मतलब 0 के राइट में है। a कभी 1 नहीं हो सकता, तो a क्या क्या हो सकता है? या तो 0 और 1 के बीच में, या तो 1 के आगे। और हमने अभी तक के सभी वीडियोस में बेस को 1 से बड़ा माना। बट सवाल है, अगर ये log x बेस a है तो इसकी डोमेन क्या है? डोमेन मतलब इसका x और इसका x मतलब एक्सपोनेंशियल का y। तो आप ग्राफिकली देख सकते हैं इसका y कहां से कहां तक मिल रहा है? 0 प्लस से प्लस इंफिनिटी। इसीलिए हम कहते हैं अगर ये लिखा है log x बेस a, तो इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन होगी r प्लस। आई रिपीट, क्या होगी? r प्लस। r प्लस मतलब 0 से आगे कोई भी नंबर। इसका मतलब अगर मैं लिख रहा हूं log x बेस a, तो ये ट्रू कब होगा? जब दो चीजें ट्रू होंगी। पहली, जो इसका x है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और दूसरा इसका जो बेस होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा और 1 नहीं होगा। ओके,
सर क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है? यस। कैसे? अगर आप इनपुट देंगे x1 तो एक आउटपुट मिल रहा है, फिर आप देंगे x2 उससे बड़ा आउटपुट मिल रहा है, मतलब बड़े इनपुट पे बड़ा आउटपुट। अब ट्राई कर सकते हैं। मान लो ये लिखा है 2 का पावर x, आई रिपीट, क्या लिखा है 2 का पावर x, और 2 के पावर x में इनपुट 2 देंगे तो 2 का पावर 2 मतलब 4, और 3 देंगे तो 2 का पावर 3 8, मतलब बड़ा नंबर देंगे तो बड़ा आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन। आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, मतलब इस ग्राफ को लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट का मतलब है इनपुट बढ़ रहा है और ग्राफ भी ऊपर जा रहा है, मतलब आउटपुट भी बढ़ रहा है, मतलब इनपुट के बढ़ाने से आउटपुट भी बढ़ रहा है, इसलिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका जो इनवर्स फंक्शन है वो भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे? इस इनपुट पे ये आउटपुट मिल रहा है, हाइट देख लीजिए, बड़े इनपुट पे उससे बड़ी हाइट, मतलब इनपुट बढ़ा तो आउटपुट भी बढ़ा, मतलब अगर बेस 1 से बड़ा है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन भी इंक्रीजिंग है। ऑफ कोर्स कब? अगर a ग्रेटर देन 1 है तो। अभी तक हमने हमेशा जब भी बात की a हमेशा ग्रेटर देन 1 लिया, ओके, और a को हम हमेशा 1 में क्या मानते थे? 2। तो एक बार क्विक बताता हूं, 2 का पावर 1 देते थे तो 2 मिलता था, और 2 का पावर -1 देते थे तो 1/2 मिलता था। अब मैं आपके लिए इसको ना मिटाते हुए एक ग्राफ और बना, ध्यान दीजिए, जानबूझ के कलर बदल रहा हूं ताकि आइडियाज भी क्लियर करूं। अब आप ब्लू वाला ग्राफ मत देखिए। अब आप पूछेंगे सर ये किसका ग्राफ है? देखिए लिख दिया, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही ग्राफ है, a का पावर x। तो सवाल है, अगर ये a का पावर x है तो सर ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे? जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ा रहे हैं, मतलब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो इनपुट बढ़ रहा है लेकिन आउटपुट कम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि इस बार हमने इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो बेस लिया वो 0 और 1 के बीच में, मान लीजिए 1/2 है। अब ट्राई कीजिए, अगर बेस 1/2 है और आप इनपुट देंगे 0 तो 1/2 का पावर 0 मतलब मिलेगा 1, मतलब ये पॉइंट तो आपको हमेशा ही मिल रहा है 0,1। अब 1/2 अगर बेस है और इनपुट देंगे 1 तो 1/2 का पावर 1, आउटपुट मिलेगा 1/2, और अगर इनपुट देंगे -1 तो आउटपुट होगा 1/2 का पावर -1। सर क्या बोला? 1/2 का पावर -1, और 1/2 का पावर -1 क्या होता है? 1/1/2 मतलब 2। अगर आप इनपुट में देंगे -2 तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1/2 का पावर -2, जो कि होगा 1/1/2 का पावर 2, मतलब होगा 1/1/4, मतलब ऊपर उचक के 4। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है जी। इसका मतलब अब हमें समझ में आ गया कि आज के बाद कभी मैं आपसे बोलूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन ड्रॉ करिए तो आपने तुरंत पूछना चाहिए सर मैं बेस क्या लूं, 0 और 1 के बीच में लूं कि ग्रेटर देन 1 लूं। अगर मैं कहूंगा बेस लीजिए 0 और 1 के बीच में तो ग्राफ ये ब्लू वाला बनाएंगे, और अगर ये वाला ब्लू वाला ग्राफ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो इसका जो इनवर्स फंक्शन है, जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, वो ये वाला ब्लू वाला है। दोनों में ब्लू कलर से लिखा है a ग्रेटर देन 1। और अब अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी भी डोमेन वही है -∞ से +∞, मतलब इसको हर इनपुट स्वीकार है। और कोई बोलेगा इसका आउटपुट कहां से कहां तक मिल रहा है? इस वक्त आउटपुट मिल रहा है +∞ से लेके 0 तक। 0 मतलब 0+, मतलब हम अभी भी कहेंगे इसकी रेंज है 0+ से ∞। तो क्योंकि ये लाल वाला जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लाल वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसकी रेंज भी वही है जो ये ब्लू वाले की रेंज है। तो जब मैं ये लाल वाले का इनवर्स फंक्शन बनाऊंगा लॉग, उसकी डोमेन भी वही होगी। क्या डोमेन होगी? r+। अब इसका ग्राफ कैसे दिखेगा? अगर ये a का पावर x है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बना रहा हूं, तो कोई आपसे पूछेगा सर ये ग्राफ किसका है? अरे ये ग्राफ है y = log x बेस a।
पर यहाँ पर भी कंडीशन वही है, जो बेस है वो 0 और 1 के बीच में। मतलब मैं कहूँगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो दो में से कोई एक बनेगा। अब अगर ये बनेगा तो इसका इनवर्स लॉग ये रहेगा, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये रहेगा तो इसका इनवर्स लॉग ये रहेगा। मतलब आज के बाद मैं और आप जब भी बात करेंगे लॉग का ग्राफ बनाइए तो आप तुरंत पूछेंगे सर बेस क्या है। अगर बेस 0 और 1 के बीच में तो ग्राफ ऐसा बनेगा, बेस अगर 1 से बड़ा है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। कहने का मतलब, अब ध्यान दीजिए, अब अभी मान लीजिए अगर आपको पता चल गया log x1 बेस a, चलो x2 ले लेते, इज ग्रेटर देन log x1 बेस a। सब लोग ख्याल करिए प्लीज, ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये हो रहा है। अब अगर ये हो रहा है तो इसके बाद मैं दो बातें बोलूंगा। कौन सी दो बातें बोलूंगा? इसके बाद मैं बोलूंगा x2 x1 से बड़ा है, या कभी मैं कहूंगा x2 x1 से छोटा है। तो आप पूछोगे सर अगर ये सच है मतलब ये ट्रू है, तो फिर ये ट्रू है कि ये ट्रू है? डिपेंड करता है इस बेस पे। अगर log x2 log x1 से बड़ा है मतलब बड़े इनपुट पे बड़ा आउटपुट मिल रहा है, और अगर मैं कह रहा हूं x2 x1 से बड़ा है, इसका एक ही मतलब है जो बेस है वो 1 से बड़ा है। और अगर मैं बोल रहा हूं log x2, तो अब आप क्या करिए, ये वाला ग्राफ देखिए log का, ये x1 है, आपको ये आउटपुट मिल रहा है, x2 है, ये आउटपुट मिल रहा है। तो सवाल है x1 पे नेगेटिव, x2 पे और ज्यादा नेगेटिव, मतलब देखा जाए तो x1 पे आउटपुट बड़ा मिल रहा है। इसका मतलब अगर log x2 बेस x1 log x1 बेस a से बड़ा है, इसका मतलब x2 x1 से छोटा है। और ये कब होगा? ये अब आई स्टिल रिपीट, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। अगर log x2 मतलब x2 का log x1 के log से बड़ा है, तो इसके दो मतलब, या तो x2 x1 से बड़ा है या तो x2 x1 से छोटा है। ये ट्रू कब होगा? जब बेस 1 से बड़ा होगा। मतलब हम बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग लॉगरिथमिक फंक्शन की। और अगर ऐसा हो रहा है मतलब इसके बाद अगर ये ट्रू है, इसका मतलब ये ट्रू है। मतलब अगर x2 का log x1 के log से बड़ा है और बेस 0 और 1 के बीच में है, इसका मतलब x2 x1 से छोटा है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। मैं रुका हूं, देख लीजिए, और कोई भी डाउट है आपको फोन कर लीजिए। आई होप ये क्लियर है, राइट? ओके, तो अब मैं कहना चाहूंगा कि आपको शायद ग्रुप में डीपीपी मिल गई होगी, और मैंने वहां लिखा भी था कि आप सबको डीपीपी 1 को सॉल्व करने को ट्राई करना है। आई होप आपने किया भी होगा, लेकिन मैं फिर से कहता हूं डीपीपी सॉल्व कब होगी? जब आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर रहेंगे। तो सबसे बेसिक फंडामेंटल लिखूंगा और आप रिकैप करूंगा, ऑल्दो हम पहले भी कर चुके। अगर मैंने कभी ऐसा लिखा तो सवाल है ये ट्रू कब होगा, मतलब ये सत्य कब होगा? ये चीज सत्य तभी होगी जब दो चीजें सत्य हैं। मतलब दिस इज ट्रू इफ टू कंडीशंस आर ट्रू। पहला, लॉग के अंदर जो इनपुट है x वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और दूसरा जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। राइट? गुड। अब इसके बाद आपको याद होगा हमने लॉग के कुछ फंडामेंटल लॉज पढ़े थे, मतलब फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम। आई होप आपने नोट्स भी बनाए होंगे। तो मैं आपके सामने ना क्विक फायर रिकैप कर देता हूं वो लॉस का, और फिर डीपीपी 1 आपके लिए स्टार्ट करता हूं। ओके, पहला लॉ इंपॉर्टेंट ये नहीं कि नंबर 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, पिछले बार वो 1 था वो 2 था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं लिख रहा हूं ये सोच के कि मैं लिख रहा हूं, ऊपर से आप बोल रहे हैं log m बेस a प्लस log n बेस a। आपको यहां आना चाहिए क्या है,
क्योंकि ये सब लॉज अगर आपको आ रहे हैं तो हम DPP1 बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके, log m बेस a प्लस log n बेस a, आई होप आपको याद है, यहां आने वाला है log mn बेस a। इसका प्रूफ पिछले वीडियोस में है, आप चेक कर सकते हैं जी। सेकेंड लॉ बिल्कुल इस जैसे है, log m बेस a माइनस log n बेस a। इस वीडियो में हम प्रूफ नहीं कर रहे क्योंकि पिछले वीडियोस में हम इसका प्रूफ कर चुके हैं। log m बेस a माइनस log n बेस a, आई होप आपको याद है ये क्या है। मैंने लिख दिया और आप शायद समझ गए, log m बाय n बेस a। ओके, थर्ड log n जी, इसको कैसे पढ़ेंगे? log किसका है? m का पावर n का log है, मतलब ये एक नंबर है, इसका log है, बेस a है। और मुझे लगता है आप सबको याद होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा DPP में, तो ये n उड़ के बाहर आ जाएगा और ये लिखा है n log m बेस a। ऑफ कोर्स इसमें भी थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी और बताना बाकी है, पर अभी थोड़ा सा हमें टाइम बाकी है, मतलब सही मायने में ये ट्रू नहीं है। मैं आगे जाके क्लास में आपको सिखाऊंगा। अगर ये लिखा है log m का पावर n बेस a, तो ये पता कैसे होगा? ये गलत है, अब ये सही है। अब ये क्या है? तो मैं आज बताऊंगा नहीं कि इसका नाम मॉड्यूलस है। क्या क्या क्या? मैं आज आपको बताऊंगा नहीं कि ये मॉड्यूलस है, और मॉड्यूलस का काम क्या है, ऑफ कोर्स वो तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम ही बताऊंगा। अभी के लिए चलने दीजिए। मतलब सही मायने में यहां मैं मॉड लगाऊंगा तो ये ट्रू होगा, पर ये मॉड क्या है हम ये आने वाले क्लासेस में देखेंगे। ये हम पहले देख चुके हैं, आई होप आपको याद आ रहा होगा। गुड। चौथा log a बेस a, मतलब a का पावर क्या चढ़ाऊं कि a आ जाए। आई होप ये याद है आपको। नेक्स्ट log a बेस 1 बाय a, तो 1 बाय a का पावर क्या चढ़ाऊं कि a आ जाए, -1। ये तो सिर्फ 5 लॉग हुए, आगे और देखते हैं। आई होप ये भी क्लियर है जी। अब 6 पे ख्याल करिए, ये लिखा है a का पावर log b बेस a। मैं पहले भी बता चुका हूं, इसको कैसे पढ़ेंगे? ये लिखा है एंटी लॉग, क्योंकि a का पावर है, एंटी लॉग किसका? ये इसका एंटी लॉग ऑफ दिस बेस a, और एंटी लॉग किसका है? log b बेस a का। तो वो टेक्निक मैंने बताई थी, ये ऐसा कट जाएगा और आंसर b आ जाएगा। दिस इज अ शॉर्टकट टेक्निक टू रिमेंबर इट। इसका प्रूफ भी पिछले वीडियोस में हो चुका है। मतलब ये लिखा है a रेज टू द पावर log b बेस a, ये कट गया, आंसर b आ गया। क्यों? क्योंकि ये लिखा है पहले b का log लो बेस a, और वो जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग लो बेस a पे। ये सब आपको प्रोनाउंसिएशन करते आना चाहिए। ये क्या लिखा है? पहले b का log लो बेस a, और वो जो आंसर आएगा उसको a के पावर में चढ़ा रहे हैं, मतलब उस आंसर का एंटी लॉग ले रहे हैं बेस a, तो ये खट से कट जाएगा और आंसर b आ जाएगा। ये भी क्लियर है। अब इस नेक्स्ट लॉ को हमने जिस नाम से याद किया था उसका नाम था बेस चेंजिंग थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिखा है log m बेस a, and this could be written as न्यूमरेटर में log m, डिनोमिनेटर में log a, और दोनों का कोई भी एक बेस मान लीजिए कॉमन। मैं बार बार वही कहूंगा, इसका प्रूफ भी हम पहले के वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आपको कोई भी प्रूफ में डाउट है, पिछले वीडियोस रेफर करिए, कवर करिए और फिर वापस यहाँ आ जाइए। 7th
नो, दिस वन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये लिखा है log. ओके, ये लिखा है log. ये क्या लिखा है? m का पावर p का log है और बेस क्या है? बेस a नहीं है, बेस a का पावर q है. तो ये p उड़ के बाहर आ जाएगा और ये q भी उड़ के बाहर आ जाएगा. लेकिन दिखना चाहिए p न्यूमरेटर में आ गया, q डिनोमिनेटर में आ गया. ये ख्याल रखना. मल्टीप्लाइड बाय log n बेस, ये भी आपको आना चाहिए. ये हो गया 8. क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट लॉ पे. ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा डीपीपी को सॉल्व करने में. ए का पावर अगर यहां में ए लिख देता तो ये वैसे भी कट जाता और आंसर भी आता. और अब इसको कैसे याद रखना है? ये लिखा है ए का पावर log b बेस सी, जिसको मैं अपने आगे वाले क्लासेस में बोलूंगा उठक बैठक. ए उठ के यहां आ जाएगा और b यहां आ जाएगा. मतलब ये होगा b का पावर, और वही चीज मैं बार बार कहूंगा, ये सब प्रूफ याद बाद में होंगे, पहले हमारे को इनका प्रूफ आना चाहिए. मतलब ये सब लॉ हमें बाद में याद कर होंगे, पहले प्रूफ आना चाहिए जी. ये सब भी बहुत यूज होगा. इसको भी हमने बेस चेंजिंग थ्योरम से प्रूफ किया था. चलिए आज एक नया और लास्ट लॉ बता देता हूं और फिर हम DPP1 स्टार्ट करते हैं. ये भी बड़ा मजेदार है. ये लिखा है a, जैसे ये a लिखा है, यहां लिखा है अंडर रूट. मतलब a के पावर में किसी का अंडर रूट है. और किसका अंडर रूट है? ये लिखा है log, ये लिखा है बेस b और बेस a. तो प्लीज गलती से ऐसा मत बोल देना कि ये कैंसिल हो जाएगा और बाहर रूट भी आएगा. ऐसा थोड़ी होगा, क्योंकि पहले b का log आएगा बेस a पे, उसका अंडर रूट होगा और फिर उसका एंटी लॉग. चीजों में फर्क है. कहने का मतलब अगर ये ऐसा लिखा होता तब तो आप ये कैंसिल कर देते, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं? पहले b का log निकाल रहे बेस a, एक आंसर आएगा, फिर आप उस आंसर का अंडर रूट निकाल रहे हैं और फिर वो जो अंडर रूट का आंसर आएगा उसको a के पावर में चढ़ा रहे हैं. तो सर इसका आंसर क्या आएगा? इसका पहले आंसर लिखता हूं, फिर इसका प्रूफ कर देता हूं. इसका आंसर आएगा b का पावर ये. मतलब पहले a का log लूंगा बेस b पे, अंडर रूट लूंगा और फिर उसको b के पावर पे चढ़ाऊंगा. सब प्रूफ ओके. ध्यान दीजिए प्रूफ, हम इसका प्रूफ करें. तो ये लिखा है a और ये जो लिखा है ना log b बेस a का अंडर रूट, मतलब ये जो लिखा है ये हाँ जी हाँ जी. अभी के लिए कुछ भी मान लीजिए. तो मान लीजिए ये लिखा है log b बेस a के अंडर रूट. इस पूरे को मैंने अभी के लिए अपने मन में p मान लिया. तो ये लिखा है. इनफैक्ट एक काम करते हैं, सिर्फ इसको चलिए इसको नहीं, अंडर रूट को छोड़ दीजिए. सॉरी, मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो अंडर रूट के अंदर है उसको p मान ले रहे हैं. मतलब ये क्या लिखा है? ये मतलब ये लिखा है a का पावर रूट p, और a के पावर रूट p को आप शायद ऐसा लिख सकते हैं, a का पावर p अपॉन रूट p. क्योंकि जब आप p अपॉन रूट p लिखेंगे, p अपॉन रूट p, तो वही तो हो गया a का पावर रूट p. अब ये a लिखा और p किसको माना था हमने? p हमने माना था इसको. मतलब ये लिखा है a का पावर log b बेस a, और ये डिवाइडेड बाय लिखा है. तो जो यहाँ डिवाइडेड बाय लिखा है, अगर आप बुरा ना माने तो मतलब ये लिखा है a का पावर
log b बेस a का पावर 1 अपॉन अंडर रूट log b बेस a। ये प्लीज चेक कर लीजिए। और फिर अगले स्टेप में जाने के लिए ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां सिर्फ क्या बचेगा, b। इनको थोड़ा हटा देते हैं ताकि हमारे को प्रूफ दिखता रहे। तो ये नेक्स्ट स्टेप में आ गया, ये b और ये जो लिखा है b का पावर, जी ध्यान दीजिए, b का पावर मैंने 1 को अंडर रूट में डाल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और ये लिखा है log b बेस a। और अगले स्टेप में मैं इसको लिख सकता हूं b का पावर। अब मैं इस पे अगर बेस चेंजिंग थ्योरम लगा दूं, ये लिखा 1 अपॉन log b बेस a, तो जब ये उछक के ऊपर जाएगा, ये सर हेंस प्रूव्ड। ये भी हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हमने लॉ के बेसिक्स, मतलब सॉरी, लॉग के बेसिक्स पढ़ लिए और लॉग के लॉस पढ़ लिए। अब हम DPP1 स्टार्ट करेंगे। तो आपको करना क्या है, आई होप आपने जिस नोटबुक में DPP1 सॉल्व किया होगा वो निकाल लीजिए, वहाँ क्वेश्चन लिखा होगा। मैं शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखूंगा और आपको उसकी हिंट बताऊंगा कि उसका आंसर आपसे कैसे मैच हुआ है। ठीक है, तो मैं भी क्वेश्चन रीड करूंगा आपके लिए, क्वेश्चन क्या है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए DPP1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। DPP1 फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आप खुद से देख लीजिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुका है। मतलब हमें बताना है log 10 बेस 2 माइनस log 125 बेस 8 का आंसर क्या है। आप सब समझ रहे हैं, अगले स्टेप में नहीं मैं यही बताऊंगा। ये 125 थोड़ी लिखा है, ये तो 5 का क्यूब लिखा है। ऑफ कोर्स आपको नोटबुक में एक एक स्टेप में लिखना है। ये 8 थोड़ी लिखा है, ये तो 2 का क्यूब लिखा है। और जो हमने लॉज में पढ़ा था, ये 3 उड़ के बाहर और ये 3 भी उड़ के बाहर। मतलब अब हमें ये कैसे दिख रहा है क्वेश्चन, अब हमें ये क्वेश्चन दिख रहा है log 10 बेस 2 माइनस log 5 बेस 2। सर क्यों? अरे वो 3 इस न्यूमरेटर में आया, वो 3 डिनोमिनेटर में आया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहां पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ये स्कूल वर्क नहीं है कि मैं आपके लिए एक एक स्टेप लिखूंगा, पहले यहाँ 3 आएगा, फिर 3 आएगा और अगले स्टेप में 3 और 3 कैंसिल होंगे। अब ये सब प्रैक्टिस हमें छोड़ना पड़ेगा और ये सब प्रैक्टिस हमें थोड़ा सा एडॉप्ट करना पड़ेगा। ये वो डूज है जो मैं चाहता हूं कि हमें फॉलो करना है। ओके, अब ये लिखा है log m बेस जो भी है माइनस log n, मतलब ये लिखा log m माइनस log n। और आपको मालूम है log m माइनस log n क्या होता है, log m बाय n। और 10 बाय 5 क्या होता है, आपको मालूम है 2। और ये लिखा है log 2 बेस 2। आंसर आ गया हमारा। आई होप ये क्लियर है। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आप, क्या लिखा है आपके पास। ये लिखा है log, और log किसका ले रहे वो भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको पहले से मालूम होना चाहिए ग्रुप में। ओके, हमें इसका आंसर बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये जो भी लिखा हुआ है ना, जो भी लिखा हुआ है इसको x मान लेता हूं। मतलब ये x लिखा है। अब मैं दोनों तरफ क्यूब कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, क्यूब। तो ये तो आएगा x क्यूब। और थोड़ा सा स्कूल से आपको फॉर्मूला आता तो होगा, अगर ये पूरा का पूरा a है, किसको a बोल रहे सर, इसको,
और इसको क्या बोल रहे हैं, बी। तो अगर ये ए प्लस बी है तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या आएगा, पहले आएगा ए क्यूब, तो ये आ गया ए क्यूब। क्यों, अरे क्योंकि ए था 2 प्लस रूट 5 का पावर 1/3 का पावर 3, तो ये आ गया ए क्यूब। ये हो गया बी क्यूब प्लस 3। अब थोड़ा सा यहां से फास्ट देखना, अब यहां आएगा 3 टाइम्स ए बी इंटू ए प्लस बी, मतलब यहां पे आने वाला है ए प्लस बी, और ए प्लस बी मतलब ये एक्स, चेक कर लीजिए। अब यहां लिखना है ए इंटू बी, ये मैं थोड़ा फास्ट बोलूंगा। अब a इंटू बी मतलब 2 प्लस रूट 5 का पावर 1/3 इंटू 2 माइनस रूट 5 का पावर 1/3, मतलब वो दिखेगा 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5 होल का पावर 1/3। आई रिपीट, 2 प्लस रूट 5 का पावर 1/3 इंटू 2 माइनस रूट 5 का पावर 1/3, मतलब 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5 का होल का पावर 1/3, और 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 2 जा 4, रूट 5 इंटू रूट 5 5, 4 माइनस 5 माइनस 1, और माइनस 1 का पावर 1/3। और क्योंकि आज हम सिर्फ रियल दुनिया में चल रहे हैं तो माइनस 1 का पावर 1/3 मतलब माइनस 1 ही हो, और ये रूट 5 और रूट 5 कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 4, तो ये क्या लिखा है 2 प्लस 2, ये लिखा है 4 माइनस 3x। आई होप यहां तक क्लियर है, राइट। इसके आगे आ रहे हैं हम, इस सब को एक तरफ करके लिख देंगे तो ये लिखा है x क्यूब प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब मुझे पता करना है इसमें x क्या क्या होगा, क्योंकि ये तो हमारा पहला जैसा ही क्लास है। तो आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ x को 1 पुट करूं तो 1 का क्यूब मतलब 1, 3 इंटू 1 इज 3, 1 प्लस 3 इज 4, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। मतलब इस इक्वेशन को x इक्वल टू 1 तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, और क्योंकि ये क्यूबिक है तो इसके 3 रूट्स हो सकते हैं। एक रूट तो आपको आ गया, अब बाकी के 2 रूट क्या हो देखते हैं भाई। अब एक रूट तो 1 है, इसलिए यहां मैंने एक फैक्टर x माइनस 1 लिखा, ये बहुत बेसिक है। तो सर ये क्यूबिक नहीं, ये x माइनस 1 इंटू समथिंग, मतलब आप क्या कर सकते हैं, इस क्यूबिक को x माइनस 1 से डिवाइड करो, या मैं डायरेक्टली यही लिखता हूं, x को काय से मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब आ जाए। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो देखो x क्यूब आ गया, माइनस 1 x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस x स्क्वायर आ गया, लेकिन ऊपर तो x स्क्वायर है ही नहीं, मतलब अल्टीमेटली ये माइनस x स्क्वायर को मुझे हटाना है।